हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अंश और रीजू दोनों अपने कमरे से बाहर निकल जाते हैं। नीचे पहुंचते हैं, तभी वो देखते हैं कि घर में कोई भी नहीं है। घर में रीजू की माँ और उसकी बड़ी बहन भी घर में नहीं थी। अंश रीजू से कहता है, सुबह सुबह माँ और दीदी कहाँ चली गईं? रीजू अपनी माँ और दीदी को आवाज लगाता है, पर माँ और दीदी की तरफ से कोई भी आवाज नहीं आती। अंश कहता है, अभी थोड़ी देर पहले तो सब यहीं पर थे। मैंने तो सबसे बात किया था। जब मैं दरवाजे से अंदर आया तो बड़े भैया अपने काम पर जा रहे थे। कहीं तेरी माँ डॉक्टर या रेलवे स्टेशन के पास तो नहीं चली गई? अगर ऐसा हुआ तो भाई बहुत बदनामी होगी हम दोनों की। हम दोनों ही घर वाले की नजर में गिर जाएंगे। रिजू कहता है, तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम बात तो अच्छी कर लिया कर। हमेशा तू डराने वाली ही बात करता है। कभी कुछ तो पॉजिटिव बात बोल दिया कर। जैसे ही मेरा डर कम हो जाता है तू और ज्यादा कर देता है। अंश कहता है, यार मुझे जो लग रहा है मैं वही कह रहा हूँ। मुझसे आंटी जी बात कर रही थी कि अगर हमने कुछ नहीं बताया तो वो खुद ही पता कर लेंगी। तो ये सब बातें होने से पहले जगा नहीं सकता था मुझे? अगर तू मुझे जगा देता तो माँ को मैं सारी बात अपने तरीके से बता देता। तू तो कोई बात बताता भी है तो उसमें तेरा लंबा चौड़ा प्रवचन होता है और वो खत्म कहाँ पर होता है यही पता नहीं चलता। मुझे तो लगता है माँ और दीदी बाहर गई हैं। सुबह सुबह डॉक्टर के पास क्यों जाएंगी, वो भी बिना बताए? ऐसा होता तो वो हम दोनों को साथ लेकर चलती, पर वो हम दोनों के साथ लेकर नहीं गई, इसलिए वो बाहर ही गए हैं। अंश कहता है, शायद तू ठीक कह रहा है, पर टेबल देख, उस पर चाय के जूठे कप रखे हैं और उधर देख किचन का सामान भी इधर उधर है। इससे ये पता चलता है कि वो चाय नाश्ता करके तहकीकात करने गए हैं। रिजू कहता है, तेरे दिमाग में जो भी बात आती है तू तो वही बोल देता है। तुझे क्या पता वो कहाँ गए हैं? तू बस अपने अंदाजे से बोल रहा है। क्या पता मेरा अंदाजा सही हो कि वो बाहर गए हैं। चल आसपास वालों से पता कर लेते हैं, कोई तो बताएगा ही वो कहाँ पर गए हैं। अंश कहता है, ठीक है, तेरी तसल्ली के लिए ये भी कर लेते हैं। दोनों दोस्त घर को लॉक करके बाहर रीजू की माँ और बहन को ढूंढने आ जाते हैं। अंश कहता है, यार वो आत्मा को तो लॉक नहीं करके आ गए हम लोग। रिजू कहता है, वो आत्मा है, बंद कमरे से भी बाहर आ सकती है। पर तेरी बातें हमेशा तेरी ही जैसी होती हैं। अंश कहता है, अगर आत्मा कमरे में ही लॉक हुई तो आज तो तेरी खैर नहीं। रिजू कहता है, ओए, हम दीदी और माँ को ढूंढने आए हैं, आत्मा को नहीं। तुझे वो आत्मा इतनी पसंद है तो तू उसे अपने पास क्यों नहीं रख लेता? कम से कम मेरा पीछा तो छूटेगा उस आत्मा से। दोस्त है तो इतना तो कर ही सकता है मेरे लिए, नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा? अंश कहता है, हाँ बहुत अच्छी चमचागिरी कर रहा है। भूल मत कि उस झमेले में सबसे पहले तू ही आया है और अब तूने उस मुसीबत को मेरे सर माथे रख दिया है। मैं अपनी जान बचाऊं या तेरी, मुझे तो अब कुछ भी समझ नहीं आता। तोता तूने पाला है और देखभाल करने को मुझे बोल रहा है। मैं तो तुझे नहीं संभाल पाता हूँ, उस आत्मा को क्या खाक संभालूंगा? अब तू ही थाम इस आफत को। रीजू कहता है, वो दोस्त किस काम का जो अपने दोस्त की मुसीबत में सहायता ना करे। अंश कहता है, मुसीबत में पड़ गया हूँ तेरी वजह से, तो अब क्या मुसीबत में सहायता अपनी करूं या तेरी सहायता करूं? और मुझे तो अब अपनी जान बचानी भारी पड़ रही हो और तू इधर उधर की बातें सुना रहा है। रिजू कहता है, यही होता है जब कोई शरीफ अपनी शराफत छोड़ देता है। अंश कहता है, शराफत की तो बात ही मत कर, कोई शरीफ हो या ना हो, मुझसे ज्यादा शरीफ कोई भी नहीं है। रिजू कहता है, तेरे जैसे शरीफ और आए गए बहुत सारे इस मोहल्ले में, एक एक शरीफ घूमता हुआ नजर आएगा। तू शरीफ होता तो वो शरीफनी तेरे पीछे भी पड़ती। अंश कहता है, उस शरीफनी को तूने जगाया है, इस हिसाब से वो तेरी शरीफजादी हुई। रिजू कहता है, अच्छा टाइम चल रहा है तेरा भी, तू मजाक नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? कर ले मजाक और कर ले। कल शायद तेरी मजाक सुनने वाला तेरा ये दोस्त तेरे पास ना रहे। अंश कहता है, ओए पागल, ये क्या बोल रहा है यार? हंसी मजाक करते हैं, आज तो तू सीरियस ही हो गया। मैं तो ऐसे हमेशा ही बोलता हूँ और तू मुझे भी कुछ भी बोल देता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तेरे मन में जो आएगा तू बोल देगा। तेरी सेफ्टी तेरे इस दोस्त की जिम्मेदारी है। मैं अपनी जान दे सकता हूँ इस दोस्त के लिए, लेकिन मैं कभी इस दोस्ती को मिटने नहीं दूंगा। पर तूने आज इतनी सीरियस बात बोली। तेरी बात शीशों की तरह पिघल कर मेरे कानों में किसी बहुत जोर की चुभन की तरह लग रही है। तू नहीं जानता तू मेरे लिए क्या है। मैं अपने आप को खो सकता हूँ लेकिन तुझे कभी नहीं। मैं इतना गया गुजरा नहीं हूँ कि तेरी जान जाने से जलसा पार्टी करूंगा। तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं। तेरे साथ लड़ाई झगड़ा सब कर सकता हूँ लेकिन तुझे कभी छोड़ कर नहीं जा सकता हूँ। अब तो तेरे साथ मजाक करते हुए भी तुझे खो देने का डर सता रहा है।
मैं अपने आप में नहीं हूँ। मुझे एक अलग तरह की घबराहट हो रही है जो कमजोरी जैसा फील दे रही है। मेरे यार, तू मेरा यार नहीं, मेरा भाई है और मैं तेरे खातिर पूरी दुनिया को छोड़ सकता हूँ। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। एक आत्मा क्या 100 आत्मा भी आ जाए तब भी हमारी दोस्ती को मिटा नहीं सकती। ये दोस्ती हमारी ताकत है। हम इस दोस्ती के दिए को कभी बुझने नहीं देंगे। तो मुझसे वादा कर, तू फिर कभी कुछ भी ऐसा वैसा नहीं बोलेगा। हमेशा मेरे साथ रहेगा, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। किसी भी कीमत पर तू मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। अंश की बातें सुनकर रिजू कहता है, हो गया या कुछ और भी बाकी है? नौटंकी कहीं का, कितनी लंबी लंबी फेंकता है कमीना। अंश कहता है, दोस्त मैं फेंक नहीं रहा हूँ, मेरा यकीन कर, मैं तुझे सच बता रहा हूँ। रिजू कहता है, हाँ तू तो हमेशा सच ही बताता है, झूठ तो हम लोग बोलते हैं। तू तो सच का पुजारी है। माँ और दीदी को ढूंढने आए थे, तू कमियां और खूबियां ढूंढने लगा। अंश कहता है, यार ये कोई मजाक नहीं है, मैं तुझे एक एक बात सच बता रहा हूँ। रिजू कहता है, हाँ अब बस कर, सुन लिया मैंने सब। रिजू की इस तरह की बात सुनकर अंश का मन थोड़ा दुखी हो जाता है। रिजू को अपनी माँ और दीदी नहीं मिल रहे थे, इसलिए वो परेशान था। रिजू का अपने लिए व्यवहार देखकर अंश शांत हो जाता है। वो फिर कुछ भी नहीं बोलता। आसपास इधर उधर वो रिजू की माँ और दीदी को ढूंढवाता है। रिजू को सामने से उनके गांव में रहने वाले वंशी काका आते हुए दिखाई देते हैं। रिजू वंशी काका को रोक कर उनसे पूछता है, वंशी काका नमस्ते। वंशी काका कहते हैं, नमस्ते बेटा, और सुबह सुबह कहाँ पर जा रहे हो? रिजू कहता है, वंशी काका क्या आपने मेरी माँ और दीदी को कहीं पर देखा है क्या? वंशी काका कहते हैं, हाँ बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने उन दोनों को चंदन नगर के लिए बस में जाते देखा। कहाँ पर गए ये तो मुझे नहीं पता, पर वो बस में जा रहे थे। रिजू कहता है, अच्छा ठीक है काका, आपका धन्यवाद। वंशी काका पूछते हैं, पर तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? रिजू कहता है, हम उन दोनों को ही देखने आए थे, पर कोई बात नहीं काका, हम उन दोनों को देख लेंगे। वो कहाँ पर हैं आपने बता दिया, अब हम उनका पता कर लेंगे। वंशी काका कहते हैं, ठीक है बेटा, कहकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। रिजू अंश से कहता है, भाई तू ठीक बोल रहा था, माँ और दीदी दोनों डॉक्टर के पास गई हैं, अब हमें उन्हें संभालना होगा। अंश रिजू को कोई जवाब नहीं देता है, बस सर हिलाकर इशारा कर देता है। दोनों चंदन नगर की तरफ। रिजू को रास्ते में आती हुई एक गाड़ी दिखाई देती है। वो उसे रोकते हुए कहता है, क्या आप हमें आगे तक छोड़ देंगे? गाड़ी वाला पूछता है, कहाँ पर जाना है तुम दोनों को? रिजू कहता है, हमें चंदन नगर के पास जाना है, बहुत अर्जेंट है, हमें कार्तिक डॉक्टर के पास जाना है। गाड़ी वाला कहता है, ठीक है बैठ जाओ। रिजू और अंश दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। रिजू अंश से बात करने की कोशिश करता है, वो बोलता रहता है पर अंश कोई रिप्लाई नहीं देता है। थोड़ी देर बाद कार्तिक डॉक्टर के क्लिनिक के पास दोनों पहुंच जाते हैं। गाड़ी वाला गाड़ी रोक कर कहता, आ गए डॉक्टर कार्तिक का क्लिनिक, अब तुम दोनों उतर जाओ। रिजू और अंश दोनों गाड़ी से उतरकर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। रिजू घबरा कर चारों तरफ देखता है, कहीं माँ और दीदी तो नहीं आए, पर वहां पर अभी रिजू की माँ और दीदी नहीं आए थे, तो वो राहत की सांस लेता है। अंदर क्लिनिक में जाकर रिजू डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर दोनों को देखकर कहता है, क्या बात है, दोनों राम लखन यहाँ पर? रिजू डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब जल्दी से मेरी बात सुनिए, आपको हमारी हेल्प करनी होगी। अभी थोड़ी देर में मेरी माँ और दीदी यहाँ पर आने वाले हैं। कल हमारे साथ जो हुआ था वही सब हमने अपने घर वालों को अलग तरह से बताया है। फिर रिजू डॉक्टर को वो सारी बात बताता है जो जो अंश ने उसे बताई। डॉक्टर को सारी बात समझाने के बाद रिजू अंश को लेकर एक कोने में छुप जाता है और अपनी दीदी और माँ के आने का इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद रिजू की माँ और दीदी पूछते पूछते डॉक्टर के पास आते हैं। रिजू और अंश कोने में चुपके से देख रहे थे। रिजू की माँ और दीदी डॉक्टर से, नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर कहते हैं, जी कहिए। रिजू की माँ कहती हैं, डॉक्टर साहब क्या कल आपके पास दो लड़के जख्मी हालत में आए थे? डॉक्टर साहब कहते हैं, हाँ जी, दो लड़के आए थे कल मेरे पास। रिजू की दीदी पूछती है, डॉक्टर साहब कुछ बताया उन्होंने कि चोट कैसे खाई, क्या हादसा उनके साथ हुआ था? कुछ भी बताया हो? आपने उनसे पूछा भी तो होगा, हम उनके ही बारे में आपसे पूछने आए हैं। रिजू की माँ डॉक्टर से कहती है, देखिए डॉक्टर साहब, कल से मेरा बेटा बहुत परेशान है, वो बहुत डरा हुआ सा लग रहा है, रात भर सोया भी नहीं, वो कुछ परेशान सा लग रहा था। मैंने उसके दोस्त से कल का हाल पूछा तो वो भी अलग ही कहानी सुना दिया। अब आप क्या बोलते हैं वो बताइए, क्योंकि आपने तो उनसे पूछा ही होगा उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने आपको क्या बताया। आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप बता दीजिए जो भी बात आपको पता है। डॉक्टर साहब भी रिजू की बताई हुई कहानी माँ और दीदी को बता देते हैं। दीदी को इस बात पर यकीन आ जाता है, पर रिजू की माँ को इस बात पर यकीन नहीं आता। रिजू की माँ कहती है, सेम स्टोरी यहाँ पर भी सुनने को मिल रही है। रिजू का दोस्त यही सब बोल रहा था और डॉक्टर साहब भी यही बोल रहे हैं।
कुछ तो गड़बड़ है। रिजू की माँ रिजू की बहन से कहती है, सिमी तुम घर पर फोन लगाओ। रिजू घबरा जाता है। वो अपने दोस्त से कहता है, यार अब क्या होगा, फोन नहीं रिसीव होगा तो माँ समझ जाएगी हम घर पर नहीं हैं। फिर बाद में रिजू सोचता है, माँ को पता है कि मैं अपने कमरे में सो रहा था तो माँ भी समझ जाएगी कि मैं सो रहा हूँगा, इसलिए फोन नहीं उठा रहा हूँ। यही सारी बात वो अपने दोस्त को भी समझाता है। अंश फिर से उसकी हाँ में हाँ मिला देता है, पर ज्यादा कुछ नहीं बोलता। रिजू की बहन फोन लगा रही होती है। एक बार में तो कोई फोन नहीं उठाता। जब फोन नहीं उठता तो रिजू बहुत खुश होता है। दीदी माँ से कहती है, माँ लगता है रिजू अभी तक सो रहा है, फोन नहीं उठ रहा है। माँ कहती है, नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता वो सो रहा होगा, उसका दोस्त उसे जगाने गया था, दोबारा लगाओ। दीदी फोन दोबारा लगाती। रिजू सोचता, मैं तो यहाँ पर हूँ, फोन नहीं उठाऊंगा तो दीदी माँ को यकीन हो जाएगा कि मैं अभी तक सो रहा हूँ। दूसरी बार में भी फोन नहीं उठता। रिजू बहुत खुश होता है। माँ और दीदी को लगेगा कि मैं सो रहा हूँ। तीसरी बार फिर से दीदी फोन मिलाती है। इस बार कोई फोन उठा लेता है। दीदी कहती है, माँ फोन उठा लिया रिजू ने। ये सब सुनकर रिजू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दोस्त भी हैरान हो जाता है। रिजू अंश से कहता है, हम तो घर लॉक करके आए थे, फोन किसने उठाया? अंश भी यही बात सोच रहा था। रिजू की बहन कहती है, शायद अब सोकर उठ गया हो, तब से फोन की घंटी लगातार बज रही थी तो अब उठाया है। माँ कहती है, बात कर उससे और कह दे हम बाहर आए हैं, नाश्ता रेडी है, खा लेगा, थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे। रिजू, माँ और मैं बाहर आए हैं, नाश्ता तैयार है, तू नाश्ता कर लेना, हम दोनों थोड़ी देर में आ जाएंगे। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, ठीक है दीदी, मैं नाश्ता कर लूंगा, जल्दी आ जाना आप लोग। माँ भी फोन पर बात करती है। वो रिजू की ही आवाज होती है। रिजू ये सब सुनकर डर जाता है। डॉक्टर भी परेशान हो जाता है, इतनी जल्दी ये लड़का अपने घर भी चला गया, शायद फोन उसके पास हो, ऐसे ही कह रहा होगा कि मैं घर पर हूँ। डॉक्टर ये सोचकर शांत हो जाता है। लेकिन रिजू की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर हूँ तो फोन पर कौन है, वो भी बिल्कुल मेरे जैसे ही बात कर रहा है। रिजू अंश से पूछता है, अभी तक तू ही मेरी हेल्प कर रहा है, इस परेशानी का भी कुछ रीजन बता दे यार। अंश शांत होता है तो वो कुछ भी नहीं बोलता। रिजू समझ जाता है कि मेरा दोस्त अभी तक मुझसे नाराज है। रिजू हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए अंश से कहता है, मुझे माफ कर दे यार, मैं उस टाइम थोड़ा परेशान था, इसलिए मैंने तेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, खुद को मरने के लिए बोल दिया। अब मैं तेरी कसम खाता हूँ, मैं कभी भी कुछ भी ऐसा वैसा नहीं बोलूंगा, जैसा तू बोलेगा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। माँ और दीदी नहीं मिल रही थी और उस वक्त तू अपने दोस्त के लिए अच्छी अच्छी बातें बोल रहा था, लेकिन मैंने तेरी फीलिंग्स का मजाक बना दिया। मुझे माफ कर दे दोस्त। क्या अपने दोस्त को माफ नहीं करेगा? अंश कहता, बस कर पागल, अब मैं तुझसे नाराज हो सकता हूँ पर तेरी तरफ से कभी मुंह नहीं मोड़ सकता। रिजू कहता है, तो ठीक है, अब बता, मैं तेरे साथ यहाँ पर हूँ तो घर पर किसने फोन उठाया? तेरे सामने ही मैं घर को लॉक करके आया हूँ, फोन उठाया तो उठाया, पर मेरी ही आवाज में बात भी किया, तूने सुना नहीं, बाहर तक आवाज आई। रिजू अंश को ये भी बताता कि किस तरह उसने खिड़की पर अपने आप को ही देखा था। अंश कहता है, फोन उठाने वाला कोई और नहीं, वही मायावी लड़की है। जब वो तुझको खिड़की पर दिखा सकती तो फोन पर तेरी तरह बात क्यों नहीं कर सकती है? रिजू कहता है, हाँ यार, तू बिल्कुल ठीक बोल रहा है, समझ नहीं आता वो लड़की ऐसे हमारे घर किस मकसद को लेकर आई। मैं अभी माँ और दीदी को बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ, फोन मैंने नहीं उठाया। रिजू कोने से बाहर आने लगता है, तभी अंश उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है, पागल मत बन, अगर तू दीदी और माँ को ऐसा बोलेगा वो डर जाएंगी। क्या तू उन्हें डराना चाहता है? फिर घर पर भी सब डरने लगेंगे, डर के मारे कुछ ऐसा वैसा हो गया तो क्या करेगा? जब कोई इंसान डरता तो उसे बस डर ही सताता है, डर के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता। डर की वजह से इंसान बहुत खोया हुआ रहता है। मान ले किसी छत पर है तो वो कब छत से गिर जाए नहीं पता चलता, सड़क पर है कब कौन सा हादसा हो जाए नहीं पता चलता। अगर तूने ये सब अभी बता दिया तो माँ और दीदी जल्दबाजी करेंगे, क्या कब क्या हो जाएगा तुझे भी पता नहीं चलेगा, इसलिए तू ऐसा मत कर। रिजू अंश की बात समझ जाता है और कोने में ही चुपचाप खड़ा होकर सब देख रहा था। माँ और दीदी घर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। माँ डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब आपने तो बताया नहीं कल हमारा लड़का और उसका दोस्त क्या बता कर गया, लेकिन मुझे ये लगा था हमसे पहले वो दोनों यहाँ पर आ गए होंगे और अपनी तरफ से जो कहानी रिजू के दोस्त ने मुझे सुनाई वही सारी कहानी आपको बताने को कहा, इसलिए मैंने घर पर फोन लगवाया, पर वो घर पर ही है तो शायद यही कहानी होगी, पर अगर कुछ छिपा हुआ भी हो तो ज्यादा टाइम छुप नहीं पाएगा।
पर कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच डॉक्टर, मैं हमें कल की कहानी बताने के लिए, और सॉरी आपका कीमती समय बर्बाद करने के लिए। अगर जरूरत पड़े तो हम आपको फिर से तकलीफ देंगे। अभी हम चलते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर से नमस्ते करके दीदी और माँ दोनों क्लिनिक से बाहर आते हैं। बाहर से एक ऑटो वाला गुजरता है। दीदी ऑटो वाले को रोकती है। दीदी माँ को आवाज लगा कर कहती है, माँ आ जाओ। माँ अपना कदम आगे बढ़ा ही रही थी कि तभी माँ की नजर जमीन पर पड़ती है। नीचे रीजू का छल्ला पड़ा हुआ होता है। माँ कहती है, रीजू का छल्ला यहाँ पर है। माँ को दीदी आवाज लगाती है, माँ जल्दी आओ। माँ छल्ला उठाकर ऑटो में घर के लिए बैठ जाती है। माँ और दीदी घर चली जाती हैं। रीजू अंश से कहता है, यार मेरी उंगली का छल्ला नीचे गिर गया। माँ ने छल्ला उठा लिया। अब वो घर जाकर मुझसे पूछेगी कि मेरा छल्ला यहाँ पर क्या कर रहा था, तो मैं क्या जवाब दूंगा। अंश कहता है, वो सब बाद में सोचना, पहले घर चल, कहीं तेरा ही रूप लेकर वो लड़की तेरी माँ को ना दिख जाए। फिर तू बोलेगा मैं तो यहाँ पर हूँ, फिर वो कौन है। रीजू कहता है, हाँ तू सही कहता है, चल जल्दी चल। अंश और रीजू कोने से बाहर आते हैं। डॉक्टर उन्हें देख लेता है। वो बाहर जाने लगते हैं। तभी डॉक्टर पीछे से आवाज लगा कर कहता है, रुको। दोनों वहीं पर रुक जाते हैं। डॉक्टर कहता है, तुम दोनों ऐसे छिपते छिपाते फिर रहे हो, सच क्यों नहीं बता देते। और हर माँ बाप को अपने बच्चों की फिक्र होती है, इसलिए वो जानना चाहते हैं कि तुम दोनों के साथ क्या हुआ। इतनी दूर से वो यहाँ पर आए और रेलवे स्टेशन पर भी जाना चाहते। आज नहीं तो कल उनको सच का पता चल जाएगा, इसलिए कहीं और से पता चलने से पहले तुम दोनों सच बता दो। अभी तुमने फोन भी यहीं से चुपके से उठाकर झूठ बोल दिया कि तुम घर पर हो, जबकि तुम यहाँ पर हो। रीजू कहता है, डॉक्टर साहब कुछ बातें बताने की नहीं होती है। क्या मैं माँ को ये बताऊं कि एक लड़की को मैं कल प्रपोज कर रहा था और पब्लिक ने पीट दिया। आप ये बताइए, हमारे ऐसा कहने पर हमारी फैमिली के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। उनसे पहले हमें घर पहुंचना है। अगर हम उन्हें घर पर नहीं मिले तो वो समझ जाएंगी कि हम बाहर थे। डॉक्टर बोलता है, ठीक है जाओ। अंश और रीजू दोनों क्लिनिक से दौड़ते हुए चंदन नगर के चौराहे पर पहुंचते हैं। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए सुनते रहिए ऑडिटर को।